क्या पढ़ने वाले अपन? इमेज ऑफ सर्कल बाय द लाइन मिरर। मतलब एक सर्कल की इमेज बनना चाहिए लाइन के दूसरे साइड, मतलब एक प्लेन से दूसरे प्लेन में बन रहा है, एक प्रकार से बोल सकते हो। जैसे ये सर्कल है, अगर इसकी इक्वेशन अगर आपको दी हुई है x² + y² + 2gx + 2y + c = 0, मतलब इस सर्कल की इक्वेशन दी गई है जो लाइन के दूसरे साइड बनना चाहिए, तो उस लाइन की अगर इक्वेशन lx + my + n = 0 दी गई है, एंड द लाइन मिरर मतलब जो मिरर है उसकी जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी है, lx + my + n = 0। इन दिस कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन दी है तो जो रेडियस है वो जैसे का वैसा ही होगा। तो वही बताया, द रेडियस ऑफ द सर्कल रिमेनिंग अनचेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा, पर उसके सेंटर चेंज हो जाएंगे। बट सेंटर सेंटर क्या जाएंगे, चेंज जाएंगे। लेट द सेंटर ऑफ इमेज सर्कल बी, इमेज जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, x1 y1। स्लोप ऑफ द c1 क्रॉस c2, c1 क्रॉस क्या लिखेंगे, तो जो c1 और c2 मतलब क्या है, इसका सेंटर c1, इसका सेंटर क्या है c2। तो यहाँ पे बताया गया है कि c1 क्रॉस c2 क्रॉस, ये जो लाइन आपको मिरर लाइन दी है इसका स्लोप निकालने का, उसका इंटू किससे करने का, c1 क्रॉस c2 से, इक्वल टू क्या आएगा वो -1 आएगा। क्यों -1 आ रहा है, आपने कंडीशन पढ़ा है परपेंडिकुलर की। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अगर पैरेलल होंगी लाइन तो इनके स्लोप आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर परपेंडिकुलर होगा तो m1 = -m2 होता है। ये याद होना चाहिए हमको, ठीक है, लाइन में पढ़ा था तुमने। एंड मिड पॉइंट ऑफ c1, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर क्या है, -g, -m, बस ये पढ़ा था, -g, -f, एंड c2 क्या हो जाएगा, x1 और y1। लाइन ऑन lx + my, मतलब यहाँ पे सेंटर के बारे में बात की गई है। अब दैट इज क्या हो जाएगा, l के साथ में क्या था यहाँ पे x, और अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपन को तो नई लाइन नया बनाना ना इक्वेशन, तो x1 - g/2 प्लस m, y1 - m/2। ये x1 और y1 क्या है, x1 और y1 पॉइंट है अपने किसके, पहले सेंटर के, प्लस n = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास एक और इक्वेशन थी यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 ये और इक्वेशन नंबर 2 ये, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अपन, यहाँ भी x1 y1 मिलेंगे, बाकी तो आपको मालूम है l m g f है ना। l कैसे मिल जाएगा, ये लाइन की जो इक्वेशन है ये l m n अपन को मिल जाएगा, और सर्कल से क्या मिल जाएगा अपन को, g और f। तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन मिलेगी अपन को, और यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी। दोनों इक्वेशन को अगर अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, है ना, वो करते हैं ना, फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं, तो अगर वैसा अपन ने सॉल्व किया तो उससे क्या मिल जाएगा अपन को, x1 और y1, और x1 और y1 मिल गया तो उसको आप पुट कर देंगे अपन, x - x1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर = r², वेयर रेडियस का तो फॉर्मूला सबको मालूम ही है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, √g² + f² - c। ये रेडियस का फॉर्मूला है, तो रेडियस आपको आना ही चाहिए, ठीक है। 2 मिनट अगर गर्मी में बैठ जाएंगे तो हम पिघल नहीं जाएंगे, ऐसे हिला रहे क्योंकि ऊपर एसी की हवा आ रही है उनको उससे, देखो कई लोग तो ऐसे हिला लेते हैं हाथ से, मालूम नहीं हवा कौन सी आ रही है हाथ से, मुझे तो लगता ही लग रहा है किसी को हाथ से आती है क्या, तो लड़कियों की आदत वही रुमाल से नाक पोछेंगे उससे ऐसे हिलाते परसेंट कहीं छपना जाए। तो ये सर्कल की बात है, ठीक है। अभी अपने थ्योरी में पढ़े तो उसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, कोई भी इक्वेशन दी गई है, तो इससे ये जो इक्वेशन है इसका मेरे को सिर्फ 2 काम रहेगा। कौन कौन सा काम रहेगा, इससे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, g और f चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन उससे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ g और f, और g और f जो मिलेगा मुझे वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। और जो लाइन की इक्वेशन है तो दोनों काम आएंगी, पहली इक्वेशन में भी काम आएंगी जो आपको दी गई है, और दूसरी इक्वेशन में उसका क्या काम है, l और m, जो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 इक्वेशन को मिल सकती है, 2 इक्वेशन मिल गई तो अपन को x1 y1 मिल जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अभी अपन एक थ्योरी पढ़ ली, अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या दिया, वहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, बाकी तो एक्सरसाइज में दिए रहते हैं। द वैल्यू ऑफ k, का वैल्यू अपन को
फाइंड आउट करना है। कब करना है? सो दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस kx प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है एंड 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस k इक्वल्स टू 0। अब ये सर्कल क्या है? एक इमेज सर्कल दिया है। ये दोनों कैसे कट कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। कैसे कट कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली। तो मतलब ऑर्थोगोनली के प्रॉब्लम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है? 2g1 प्लस g2 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो g1 f1 और c1 किसकी इक्वेशन, किसके पॉइंट होते हैं? पहले सर्कल के। और g2 f2 और c2 दूसरे सर्कल के पॉइंट होते हैं। तो अपन ने क्या निकाल लिया पहले भाई? g1 f1 और c1। g1 कैसे निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो दिया रहता है, ये जो इक्वेशन दी रहती है किस फॉर्म में दी रहती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो x से x कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा? चलो g का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 ट्रांसफर हो जाएगा k/2। तो इसलिए g1 का वैल्यू क्या हो गया? k/2। ऐसे f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/2 मतलब 2। c1 का वैल्यू क्या है? 2 है। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 का डिवाइड करने पड़ेगा, क्योंकि 2 तो सामने होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि x और y के साथ में कोई कांस्टेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो 2 को डिवाइड करने पड़ेगा। इससे नई इक्वेशन क्या हो जाएंगे अपने पास? x तो नई इक्वेशन क्या हो जाएंगी? वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3/2y प्लस k/2 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे g का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 फिर -3/4 और ये k/, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। बस ये वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। पुट करेंगे तो क्या जाएगा अपना k का वैल्यू, और ये अपन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलिए भाई फाइंड आउट करते हैं। चलिए 2 लिखा अपन ने। g1 का वैल्यू कितना है? k/2। तो यहाँ लिखा अपन ने k/2। g2 का वैल्यू कितना है? -1 है। प्लस f1 का वैल्यू कितना है? 2 है। f2 का वैल्यू कितना है? -3/4 है। इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2। तो 2 प्लस k/2। अभी सॉल्व करते तो सबको आता है मेरे ख्याल से। आता है क्या? प्लस माइनस तो आता होगा ना? चलो ये भी करा देता हूँ, करोगे तो नहीं करोगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस k/2 फिर -6 by 3 2 is 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस k/2। तो ये क्या हो जाएगा? -k -3 हो जाएगा। अरे मैं 2 का अगर मल्टीप्लाई करूं तो कैंसिल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? कैंसिल। ये 2 को तो ट्रांसफर कर लीजिए। इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 प्लस k। तो -2k -6 4 प्लस k। इसको तो ट्रांसफर कर दो, इसको तो कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई? -4 -6 k प्लस 2k हो जाएगा सर। तो क्या हो गया ये? -10/3 आ गया आंसर आपका। ठीक, इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अपन ने अभी भी इमेज ऑफ सर्कल के प्रॉब्लम नहीं पढ़े, तो इसके पढ़ते हैं। ठीक, चलिए पोस्ट करो। देखिए भाई यहाँ पे क्या है? अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक स्क्वायर है बोले, ये बनाया अपन ने स्क्वायर। इंस्क्राइब, एक सर्कल को इंस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन क्या है भाई? सर्कल की इक्वेशन दी गई है। ठीक है, whose side are parallel to the coordinate axis. Coordinate axis क्या है? Parallel. And the vertex of the square is, vertex of the square मतलब क्या निकालना है हमको? ये पॉइंट निकालने हैं उसके, कोई एक पॉइंट निकालने हैं हमको। तो अपन को ये मालूम है भाई कि ये डायमीटर हो गई, सेंटर से होकर जाएंगे ना, क्योंकि जो स्क्वायर का सेंटर होगा और जो सर्कल का सेंटर वो आपस में क्या होंगे? सेम। अभी सर्कल का सेंटर कितना होगा भाई? -g सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 1 1 कॉमा -2 मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको? 1 -2 है। अब
रेडियस क्या होंगी भाई इसकी? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 1 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 3 कितना होगा? 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो फॉर्मूला होता है, अगर स्क्वायर कभी कोऑर्डिनेट निकालना है आपको तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखिए, x माइनस x1 अपॉन cos अल्फा y माइनस y1 अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका, रेडियस का, उसे रेडियस लिखेंगे कोऑर्डिनेट के, जो x और y कोऑर्डिनेट में मिलेंगे ना इसके। अभी जो x1 और y1 इनका फॉर्मूला लिखेंगे, अब जो कोऑर्डिनेट है x1 और y1 अब किसको बोलेंगे हमको? ये जो सेंटर अपन को मिला है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? x1 और, ठीक। चलो पुट करके देखते हैं भाई। अब अल्फा मतलब एंगल कितना होगा? एंगल 90 45। हाँ 45 क्या होगा? 45, क्योंकि ये कितने का होता है? 90 का होता है, और लाइन में क्या करती है? एंगल बाय सेक्टर होती है स्क्वायर में, इसलिए कितना हो जाएगा? 45 का। तो x माइनस x1 तो कितना है? 1 cos अल्फा मतलब cos 45, cos 45 1 by root 2 होता है। y माइनस f प्लस 2 अपॉन 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस r। r का कितना है? रूट 2। अब निकाल सकते हो भाई अपन x और y। कैसे निकालेंगे x का वैल्यू? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये यहाँ चले जाएगा तो माइनस 1 का क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2, आपस में क्या हो गया? कैंसिल, 1 प्लस माइनस 1 हो गया। आगे चलो इधर पे देखेंगे, y का निकालना है तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। समझ रहे कैसा हो रहा है? तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? माइनस 2 प्लस माइनस 1। अब क्या हो सकता है? 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, ठीक है। तो x के वैल्यू कितने आ गए? 2 और 0। इधर में y के वैल्यू कितने हो जाएंगे? माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, कितने हो जाएंगे भाई? -1 -3 -3। कितने कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं उनको से? 4। क्या क्या हो सकते हैं? 2 कॉमा -1 2 -3 हो सकते हैं। हाँ और 0 -1 और 0 -3, ये क्या आ गया आपके? कोऑर्डिनेट। व्हाट इज दैट? समझ में? अरे समझा क्या? कहाँ आसान है? इसकी वजह से और आसान है। क्या लिखा है? इफ द लाइन x plus 2 by plus 7 is equals to 0 is the diameter। ये क्या है? डायमीटर। तो मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ और ये डायमीटर बनाता हूँ। डायमीटर की जो इक्वेशन दी है आपको x plus 2by plus 7 is equals to 0, और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आपको गिवन है। कितना दिया हुआ है? x square plus y square minus 6x plus 2y is equals to 0। तो b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सोचो, अगर मैंने सेंटर का वैल्यू निकाल लिया, सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मतलब क्या होगा? 3 कॉमा माइनस 1 होगा। सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे होता है सेंटर। अरे होता है ना। और ये किस लाइन की इक्वेशन है? x plus 2by plus 7 equals to 0। मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसी भी लाइन में कोई पॉइंट दिया होता है तो वो उस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए अपन इसकी वैल्यू को क्या बोल देते हैं? x और y। चलो पुट कर लो भाई इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा भाई? 3 प्लस 2by, y का कितना है? -1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10 इज इक्वल्स टू 2b। तो b का वैल्यू कितना आ गया बेटा? बराबर। समझे? बस थोड़ा सा कंसेप्ट था कि आपको इतना मालूम होना चाहिए कि किसी भी लाइन में कोई भी अगर पॉइंट हो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो आपका आंसर आएगा, और नहीं करेगा तो फिर
और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये आपको JEE में भी आएगा और MSCT में भी आएगा। सर्कल एक ऐसा लेसन है जिसके अधिकतर प्रॉब्लम आते हैं और जो प्रॉब्लम गलत नहीं होते। एक घड़ी आप लाइन प्लेन पढ़ोगे तो उसके प्रॉब्लम भी बहुत आते हैं, पर उसके प्रॉब्लम बहुत बार गलत हो जाते हैं, बहुत बार घुमा के आते हैं, पर सर्कल के प्रॉब्लम हमसे घुमा के नहीं आते क्योंकि उसमें कंसेप्ट भी बहुत कम रहते हैं, सिर्फ फॉर्मूले से थोड़े बहुत, और वो भी ज़्यादा नहीं। कई फॉर्मूले तो ऐसे सेम है, जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडिकल एक्सिस, है ना, ये सब सेम फॉर्मूले उसमें। मैंने जो अपने ग्रुप में बहुत PDF भेजा था उसमें पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और मेरे पास है वो भी मैं आपको भेजूंगा, तो उसमें पूरा PDF लिखा हुआ है, हर एक लेसन के उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि कौन से लेसन में कौन से फॉर्मूले यूज हुए, उसके सिवा और कुछ यूज नहीं हुआ है। ठीक, अगर आप पढ़ोगे तो मतलब होता नहीं तो कोई मतलब ही नहीं कि भाई यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उसमें कुछ नीट वाले बच्चे वो बड़ाई को एग्जाम देंगे कौन सा अलग का, बाकी जो बच्चे जिनका बायो मैथ्स है तो हर एक बच्चा यहाँ पे CT देता ही है, MSCT जो है वो देता ही है, JEE एग्जाम देता ही, तो आपको देना है तो फिर अपन क्यों नहीं पढ़ना, अपने पास समय है। और आपके लिए एक और ये बेनिफिट है कि आगे जो आपका एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, मतलब आपको बहुत टाइम मिलने वाला है, सिलेबस भी कम होने वाला था, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा मौका है, ये मौका आप लोग फायदा उठा सकते हो। कई बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, कई के पेरेंट्स ने पढ़ाना ही छोड़ दिया कि भाई जब कोरोना खत्म होगा तब हम पढ़ाएंगे, तो वो फायदा आप उठा सकते हैं कि भाई उस समय जब आप एग्जाम दोगे तो कंपटीशन बहुत कम रहेगा। जब जैसे मान लो 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो कई 5 लाख बच्चे तो नहीं बैठेंगे तो चुपचाप आके बैठेंगे वो, क्योंकि वो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जैसे आप क्लास में आ रहे हो बाकी बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, बाकी क्लासेस ओपन नहीं है, तो ये फायदा है आपके पास कि अभी भी समय है, अपन पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़े अपन, डेली का अपन ज़्यादा पढ़ाई नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे, इतना ही पढ़ेंगे ना तो MSCT में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका, और बहुत अच्छे कॉलेज जैसे रामदेव बाबा मिल जाएगा आपको, पूना का एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो IIT के टक्कर का है, मालूम है COAP, हाँ COAP, बहुत सॉलिड कॉलेज है, वहाँ से अगर वहाँ अपना सिलेक्शन हो गया तो समझो अपना पैकेज 20 लाख के ऊपर ही रहेंगे, अच्छी कंपनी आती है वहाँ पे कैंपस के लिए, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल पढ़ना है, सिंपल पढ़ के भी अपन क्वालिफाई किए, भले जी एडवांस अपन क्रैक नहीं कर पाए, मैं बता रहा हूँ एडवांस क्रैक करने की कोशिश करेंगे अपन, पर अगर अपन एडवांस क्रैक नहीं करके पा रहे तो अगर मेंस पे अपन को बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए या MSCT में बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए अपन को, तो गवर्नमेंट कॉलेज उनको आराम से मिल जाएंगे, और एक बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो अपनी लाइफ बन जाएगी, नहीं तो फिर वही 1000 रुपये के लिए घूमेंगे आजू बाजू। आपने देख ही लिया होगा कोरोना के समय क्या हालात है लोगों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ये तो और सिंपल है, क्या लिखा हुआ है कि द सर्कल x² + y² - kx - 12y + k = 0 टच द x एक्सिस, जो सर्कल x एक्सिस को टच करता है, व्हेन सर्कल टच x एक्सिस देयरफॉर c = g², ये फॉर्मूला होता है, c = क्या होता है g², अगर वो y एक्सिस को टच करें तो क्या फॉर्मूला होगा, F²। और फॉर्मूले हैं वो पढ़ सकते हैं, जो जरूरत है उसी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जैसे जो जो प्रॉब्लम में आएंगे वैसे वैसे वो प्रॉब्लम पढ़ते जाएंगे। तो c का वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे 4 है, g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू कितना है -k/2, k/2 क्यों आया, क्योंकि 2g 2gx होता है, क्या होता है 2gx, मतलब 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसे क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड में लगाना पड़ेगा, उसको अगर सॉल्व करते तो 4 = क्या हो जाएगा k²/4, तो कितना हो जाएगा +- 4 = k, ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में, +- 4 क्यों आया, क्योंकि 4 से क्या हो जाएगा 60, और स्क्वायर को ट्रांसफर अंडर रूट +- हो जाएगा, इसलिए +- आया, ये का वैल्यू कितना आ गया +- 4। समझ में एक बार आपको सबको समझा, चलो ठीक है।